कब्रिस्तान में चलते हुए वानी की नजर दूर चल रही शीना पर पड़ी। वो धीमे कदमों से शीना का पीछा करने लगी। आगे चल रही शीना को यह पता नहीं था कि वानी उसका पीछा कर रही है। कुछ दूर चलने के बाद वानी को पातालिका नजर आई। वानी को एक बड़ा पेड़ नजर आया। वानी उस पेड़ के पास बढ़ी और उसकी आड़ में छुपकर दोनों को देखने लगी। पातालिका शीना से पूछ रही थी कि वो अचानक उससे मिलने क्यों आई है। सुनसान कब्रिस्तान में उन दोनों की आवाज वानी को साफ सुनाई दे रही थी। शीना ने पातालिका को बताया कि कल रात जब वो सुमन के घर नींबू रखने जा रही थी तब उसे पता चला कि नींबू कहीं गिर गया है। उस वक्त वो समझी कि नींबू टैक्सी में गिरा होगा, लेकिन उसे आज शाम को पता चला कि नींबू टैक्सी में नहीं, उसकी सहेली वानी के घर में गिरा था। पेड़ के पीछे खड़ी वानी इस बात को सुनकर चौंकी। अपने शक को यकीन में बदलते देख वानी को झटका लगा। शीना की बात सुनकर पातालिका की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गरजते हुए कहा, कल रात जब तुझे पता चला कि नींबू खो गया है, तुझे फौरन मेरे पास आना चाहिए था। क्यों नहीं आई तू मेरे पास? अचानक दूर से एक मोबाइल की रिंग की आवाज आई। पातालिका चौंकी। ये आवाज वानी के मोबाइल से आ रही थी। घबराकर वानी ने अपने मोबाइल पर आ रहे कॉल को डिस्कनेक्ट किया। पातालिका ने शीना से कहा कि कोई उनके आसपास है। उसने शीना को जाकर पता करने के लिए कहा। यह बात सुनकर वानी एक बड़ी सी कब्र की तरफ बढ़ी और उसके पीछे जाकर छुप गई। शीना के कदमों की आवाज उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। शीना आगे बढ़ रही थी। वो बड़ी कब्र के पास आकर रुकी और इधर उधर देखने लगी। वानी ने अपने फोन को साइलेंट मोड पर कर दिया ताकि वो दोबारा ना बच सके। जैसे ही शीना और आगे बढ़ी वो चौंकी। कुछ दूर कब्रिस्तान के दो मुलाजिम एक कब्र खोद रहे थे। शायद उन दोनों में से किसी के मोबाइल की रिंग बजी होगी। ये सोचकर शीना पलटकर पातालिका के पास वापस जाने लगी। उसे जाता देख वानी ने चैन की सांस ली। उसने अपना मोबाइल देखा तो पता चला कि कॉल लंदन से उसके हस्बैंड संजय का था। वानी को जो पता करना था वो उसे पता चल चुका था। अब कब्रिस्तान में रुककर उसे और रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सोचकर वो घर वापस जाने के लिए निकल पड़ी। वानी नहीं जानती थी कि उसकी यह गलती उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। शीना पातालिका को वानी के बच्चे के नीले पड़ जाने की बात बता चुकी थी। उसने पातालिका को वानी का दिया हुआ काला नींबू भी बताया। पातालिका अब भी गुस्से में थी। उसने शीना से कहा कि यह नींबू अब किसी काम का नहीं है। अचानक शीना के हाथ में पकड़ा हुआ काला नींबू पत्थर बन गया। पातालिका ने कहा कि जिस पिशाच को उसने काम सौंपा था वो शीना की गलती की वजह से अब वानी के घर में है और उसे उस घर से 1 महीने तक कोई नहीं निकाल सकता। उसने शीना को बताया कि 1 महीने तक वानी और उसके बच्चे को अपने घर से बाहर रहना पड़ेगा। वानी के पास 3 दिन है उस घर को छोड़ने के लिए, जिनमें से आज 1 दिन पूरा हो जाएगा। अगर वानी ने 2 दिनों में उस घर को नहीं छोड़ा तो वो और उसका बच्चा जिंदा नहीं बचेंगे। अगर शीना अपनी सहेली को बचाना चाहती है तो ये बात उसे वानी को बतानी पड़ेगी। फिर शीना ने डरते हुए सुमन को खत्म करने वाले काम के बारे में पूछा तो पातालिका ने एक और नींबू निकाला
और उससे कहा कि इस बार शीना को ये नींबू सुमन के घर के बाहर नहीं, उसके घर के अंदर रखना पड़ेगा। ये बात सुनकर शीना खुश हो गई। उसने पातालिका को बताया कि 3 दिन बाद सुमन का बर्थडे है और उसने अपने घर में एक पार्टी रखी है जिसमें सुमन ने उसे भी बुलाया है। वो 3 दिन बाद नींबू सुमन के घर में आसानी से रख देगी। पातालिका ने उसे नींबू दिया और जाने के लिए कहा। कब्रिस्तान में चलते हुए शीना ने सोचा कि उसे फौरन वानी को पातालिका की चेतावनी के बारे में बताना चाहिए। उसने वानी को फोन लगाया। टैक्सी में अपने घर जा रही वानी ने अपने फोन पर आ रहे शीना के कॉल को देखा, लेकिन रिसीव नहीं किया। उसे शीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अस्पताल में काले नींबू की बात सुनने के बावजूद शीना ने उससे सच क्यों छुपाया? वहां कब्रिस्तान में शीना ने देखा कि वानी उसका फोन नहीं उठा रही है, तो उसने सोचा कि शायद वानी अस्पताल की वेटिंग रूम में सो रही होगी। वो खुद कल जाकर वानी को पातालिका से हुई बातचीत के बारे में बताएगी। वो कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ने लगी। वानी के घर में पिशाच बेचैन था। वो वानी के आने का इंतजार कर रहा था। टैक्सी में बैठी वानी को अपने बच्चे बबलू की फिक्र होने लगी। अब उसे बबलू के अचानक नीले पड़ जाने की वजह पता चल चुकी थी। घर जाने के बजाय उसने अस्पताल वापस जाने के बारे में सोचा और टैक्सी ड्राइवर को अस्पताल की तरफ चलने के लिए कहा। टैक्सी अस्पताल के बाहर रुकी। अस्पताल के अंदर आकर वानी पेडियाट्रिक वार्ड की तरफ बढ़ी। उसे नाइट ड्यूटी वाली नर्स नजर आई। उसने नर्स से बबलू के बारे में पूछा। नर्स ने उसे बताया कि बबलू ठीक है, लेकिन उसका शरीर फिर नीला पड़ गया है। डॉक्टर्स कल उसके एलर्जी टेस्ट करने वाले हैं। वानी वेटिंग रूम में बैठ गई। दिन भर की भाग दौड़ से वानी बहुत थक चुकी थी। उसे नींद का एक झोंका आया और अचानक वानी ने देखा कि वेटिंग रूम एक काला खतरनाक जंगल बन गया है और वो अकेली एक कुर्सी पर जंगल में बैठी हुई है। घबरा कर वानी उठी। वो जंगल में आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ से अजीब डरावनी आवाजें आ रही थी। सामने उसे एक पुराना कुआं नजर आया। ना चाहते हुए भी वो उस कुएं की तरफ बढ़ने लगी। कुआं उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वो कुएं के पास आकर खड़ी हो गई। झुककर उसने कुएं में झांका। अचानक उसे किसी ने धक्का दिया और वो कुएं में गिरी। जब वो कुएं के नीचे पहुंची तो उसने एक अजीब मंजर देखा। सामने उसे एक रास्ता नजर आया। वो घबराकर आगे बढ़ी और एक जंगल में पहुंच गई। कुएं के नीचे जंगल, ये कैसे हो सकता है? सोचते हुए वो आगे बढ़ी। ये जंगल पहले वाले जंगल से बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना था। चारों तरफ अजीब से बड़े बड़े पेड़ थे। अचानक पास से एक अजीब आवाज आई। जब उसने पलट कर देखा तो उसे एक काला साया नजर आया। वो घबरा कर भागी। कई काले साए पेड़ों के पीछे से निकले और उसका पीछा करने लगे। भागते भागते वो अचानक रुकी। सामने और भी काले साए मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब उसके खून के प्यासे हो। अचानक पीछे से एक खतरनाक और डरावनी आवाज आई। वो आवाज की तरफ पलटी और उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकली। उसके सामने एक पहाड़ की तरह बड़ा पिशाच अपना मुंह खोले उसकी तरफ देख रहा था। वानी जोर से चीखी। अचानक वानी की आंख रेस्टरूम में खुली। वो अब भी चीख रही थी। उसके मुंह पर एक ही बात थी, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। अब तक हमरा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो ना प्लीज। रात के डरावने सपनों की दुनिया से वानी सुबह बाहर निकली। वो घबराई हुई थी।
लोग हैरत से उसे देख रहे थे। वहां विनोद एक मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहा था। वो अपने भतीजे शंकु का हालचाल देखने अस्पताल जा रहा था। वो मनी मन प्रार्थना कर रहा था कि डॉक्टर्स उसे शंकु के बारे में अच्छी खबर दें। शीना आज सुबह जल्दी उठी थी। वो इस वक्त अपने फ्लैट के बाथरूम में शावर ले रही थी। आज उसे ऑफिस जाने से पहले अस्पताल जाना था। वो वानी को पातालिका के 3 दिनों में घर छोड़ने वाली बात से आगाह करवाना चाहती थी। करीब 1 घंटे बाद शीना अस्पताल पहुंची। वो तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसकी सांसें रुक गई। सामने विनोद एक डॉक्टर से बात कर रहा था। उसे देखते ही वानी घबरा गई। अस्पताल में अब 1 सेकंड भी रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। वो उल्टे पांव वापस जाने लगी। उसने सोचा कि ऑफिस जाकर वो वानी से फोन पर बात कर लेगी। ये फैसला करते हुए वो आगे बढ़ने लगी। अस्पताल में डॉक्टर विनोद को बता रहा था कि उसका भतीजा शंकु बहुत सीरियस कंडीशन में है और कोमा में चला गया है। एक्सीडेंट की वजह से जो चोट उसके सर पर लगी है उससे उसका बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। ये बात सुनकर विनोद को गहरा सदमा लगा। डॉक्टर ने विनोद को कुछ दिन शहर में ही रहने की सलाह दी। पेडियाट्रिक वार्ड में वानी भी एक डॉक्टर के साथ बात कर रही थी। डॉक्टर उसे बता रहा था कि उसके बच्चे बबलू के साथ ना समझ में आने वाली बात हो रही है। रात को उसका शरीर नीला पड़ जाता है और दिन में ठीक हो जाता है। डॉक्टर ने वानी से कहा कि उन्हें बबलू के एडवांस्ड एलर्जी टेस्ट करने पड़ेंगे। वानी, जो अब जानती थी कि बबलू की बीमारी की असली वजह क्या है, चुपचाप डॉक्टर की बात सुनती रही। शीना अपनी ऑफिस में दाखिल हुई। हमेशा की तरह उसकी नजर सबसे पहले सुमन और रजत पर पड़ी। ईर्ष्या का कड़वा घूंट पीकर वो अपने काम में जुट गई। सबसे पहले उसने ऑफिस के जरूरी काम निपटाए, फिर उसने वानी को फोन लगाया। अस्पताल में बैठी वानी ने शीना का कॉल अपने मोबाइल पर देखा और गुस्से से डिस्कनेक्ट कर दिया। ऑफिस में शीना ने फिर वानी का नंबर डायल किया। इस बार वानी ने गुस्से से उसका कॉल रिसीव किया और इससे पहले कि शीना कुछ कह सके वो उस पर बरस पड़ी। एक बात कान खोलकर सुन ले शीना, आज के बाद ना तो मुझे फोन करना, ना मुझसे मिलने की कोशिश करना। मैं तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये बात सुनकर शीना हैरत में पड़ गई। पर वानी, ऐसा क्या किया है मैंने जो तू मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है? ये बात तो अपने आप से पूछ। आज के बाद अगर तू मुझसे मिली या तूने मुझे फोन किया तो मैं रजत और सुमन को तेरी काली करतूतों के बारे में बता दूंगी। वानी ने गुस्से में फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वानी की धमकी सुनकर शीना का सर घूमने लगा। आखिर वानी ने उससे ऐसी बात क्यों की? क्या उसे नींबू के बारे में पता चल चुका है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? शीना का दिमाग गुस्से से तपने लगा। यहां वो वानी की जान बचाना चाहती थी और वहां वानी उस पर शक कर रही थी और उसे धमकी दे रही थी। शीना ने फैसला किया कि वो पातालिका की चेतावनी वानी को नहीं बताएगी। अगर वो मरती है तो मर जाए। रात के 8 बज रहे थे। अस्पताल में वानी वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। उसी वेटिंग रूम में विनोद भी बैठा हुआ था। वानी को अचानक ख्याल आया कि उसकी परेशानियों का हल एक शख्स के पास हो सकता है और वो शख्स है मार्था आंटी। उसे अपने आप पर गुस्सा आया कि ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया। फिर उसे याद आया कि मार्था आंटी तो गोवा गई हुई है। वानी ने मार्था आंटी का नंबर अपने फोन से डायल किया, लेकिन फोन नॉट रीचेबल था। उस रात मार्था
पंजिम से 20 किलोमीटर दूर एक पुराने चर्च में आई थी। वहां मोबाइल नेटवर्क अक्सर आता जाता रहता था। मार्था चर्च में बैठी प्रार्थना कर रही थी। वानी ने 1-2 बार और मार्था का नंबर ट्राई किया, लेकिन फोन नहीं लगा। उसने मार्था के नंबर पर अपने परेशानी के बारे में मैसेज लिखा और सेंड कर दिया। उसी वक्त किसी ने उसे कॉफी ऑफर की। जब वानी ने नजर उठाकर देखा तो उसके सामने विनोद खड़ा था। आप प्लीज ये कॉफी ले लीजिए, मेरा नाम विनोद है। मैं सुबह से आपको एक ही जगह पर बैठा हुआ देख रहा हूं। अपने लिए कॉफी लेने गया था तो आपके लिए भी ले ली। वानी ने उसे थैंक्स कहा और कॉफी ले ली। जब हम परेशानियों के तूफान में घिरे होते हैं तो अजनबी भी अपने लगने लगते हैं। कुछ ऐसा ही विनोद और वानी के साथ हुआ। दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। विनोद ने वानी को अपने भतीजे शंकु के एक्सीडेंट के बारे में बताया और वानी ने बबलू की बीमारी के बारे में। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक नर्स आई और उसने विनोद से कहा कि डॉक्टर उसे बुला रहा है। विनोद नर्स के साथ चला गया। विनोद से बातें करने के बाद वानी का दिल थोड़ा हल्का हुआ। वानी को अचानक ख्याल आया कि 2 दिनों से उसने न अपने कपड़े बदले हैं न ठीक से कुछ खाया है। उसने घर जाकर नहाने और कपड़े बदलने के बारे में सोचा और हॉस्पिटल से निकल पड़ी। कैजुअलिटी वार्ड में डॉक्टर ने दुख जाहिर करते हुए विनोद को बताया कि शंकु की मौत हो गई है। यह बात सुनकर विनोद का दिल भर आया। डॉक्टर ने विनोद से कहा कि कल सुबह वो शंकु की बॉडी ले जा सकता है। टैक्सी में बैठी वानी सोच रही थी कि वो 1 घंटे में फ्रेश होकर वापस अस्पताल आ जाएगी। उसे नहीं मालूम था कि घर में एक खून का प्यासा खौफनाक पिशाच उसका इंतजार कर रहा है। वानी की टैक्सी उसके अपार्टमेंट के बाहर रुकी। बाहर आकर वानी अपनी बिल्डिंग की लॉबी में दाखिल हुई और लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट ऊपर जा रही थी और फ्लैट में पिशाच की बेताबी बढ़ रही थी। लिफ्ट से बाहर आकर वानी अपने फ्लैट के दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब वो फ्लैट में दाखिल हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो 2 दिन बाद अपने घर वापस आई है। थकान के मारे वो सोफा पर बैठ गई। पिशाच जो उसकी नजरों से अदृश्य था उसके सोफा के पीछे मंडरा रहा था। वानी सोफा पर से उठी और नहाने का इरादा करते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो बाथरूम में आई उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह वही आवाज थी जिसकी वजह से परेशान होकर आज से 2 साल पहले वानी के एक्स बॉयफ्रेंड राकेश ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की थी। वानी परेशान हो गई। नीचे वानी की बिल्डिंग की लॉबी में एक काला सूट पहना हुआ आदमी दाखिल हुआ और आगे बढ़ने लगा। ऊपर वानी के सर में आवाज तेज होने लगी। उसका सर चकराने लगा। यह आवाज कहां से आ रही है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? काला सूट पहना हुआ आदमी पैसेज में आगे बढ़ रहा था। बाथरूम में वानी का सर चकराने लगा। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी। अचानक एक डरावनी आवाज बाथरूम के दरवाजे की तरफ से आई। जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने वही पिशाच खड़ा था जिसे उसने पिछली रात सपने में देखा था। उसने चीखने की कोशिश की मगर उसकी चीख गले में ही दबकर रह गई। वानी के पैर डगमगाए और अपना होश खोते हुए वो फर्श की तरफ गिरी। काला सूट पहना हुआ आदमी उसके दरवाजे के बाहर पहुंच चुका था। उसने डोरबेल बजाई।
बार बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने एक चाबी से दरवाजे के लॉक को खोला। काले सूट वाला आदमी वानी के फ्लैट में दाखिल हुआ और आगे बढ़ा। वो बेडरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन बेडरूम खाली था। उसे बाथरूम का दरवाजा खुला नजर आया और वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो बाथरूम में दाखिल हुआ, उसे वानी का नीला शरीर फर्श पर दिखा। वानी नीम बेहोशी के आलम में तड़प रही थी। यह आदमी वानी का पति संजय था। एम्बुलेंस सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। वानी को फर्श पर गिरा देख संजय ने एम्बुलेंस बुलवाई थी। पड़ोसियों से उसे पता चला कि उसका बच्चा बबलू भी 2 दिनों से अस्पताल में था। संजय ने 2 रात पहले वानी को अपने आने की खबर देने के लिए लंदन से फोन किया था। तब वानी कब्रिस्तान में थी, इसलिए उसने उसका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। संजय ने सोचा कि अचानक इंडिया आकर वो वानी को सरप्राइज देगा, लेकिन यहां आकर वो अब खुद हैरत में था। एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर रुकी। अटेंडेंट्स वानी को इमरजेंसी सेक्शन में ले गए। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स ने वानी की ट्रीटमेंट शुरू की। बाहर बैठा संजय सोच रहा था कि अचानक ये उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है। अंदर वानी की नीली बॉडी को देखकर डॉक्टर्स भी परेशान थे। गोवा के चर्च में मिडनाइट मास खत्म हो चुका था। मार्था अपनी गाड़ी से पंजिम में अपने घर की तरफ जा रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी नेटवर्क एरिया में आई, उसके मोबाइल फोन पर वानी का मैसेज आया। जब मार्था ने वानी का मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर परेशानी की एक लकीर उभरी। सूरज की किरणें सोते हुए शहर पर बिखरी। एक नई सुबह का जन्म हुआ। अस्पताल में डॉक्टर ने संजय को बताया कि वानी नीम बेहोशी की हालत में है। वो सबको देख तो सकती है, लेकिन किसी गहरे शॉक की वजह से बात नहीं कर सकती, जबकि फिजिकली वानी बिल्कुल ठीक है। यही सिम्टम्स उसके बच्चे बबलू के भी थे जब उसे 2 दिन पहले अस्पताल में एडमिट किया गया था। बबलू अब ठीक हो गया है, तो उन्हें उम्मीद है कि वानी भी जल्द ठीक हो जाएगी। संजय असमंजस में पड़ गया। ऑफिस के करीब एक छोटे से रेस्टोरेंट में सुमन और रजत ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज सुबह ऑफिस जाने से पहले वो इसलिए मिले थे ताकि आने वाली सुमन की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर सके। वहां विनोद अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस के पास खड़ा था। अस्पताल ने शंकु की बॉडी विनोद के हवाले कर दी थी। एम्बुलेंस में शंकु की डेड बॉडी के साथ भारी मन से विनोद शमशान की तरफ निकल पड़ा। शीना अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वानी और उसका परिवार कितनी बड़ी जानलेवा परेशानी से गुजर रहा था। उसी वक्त ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट को संजय का फोन आया और उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो मैनेजमेंट को बताए कि वानी अस्पताल में है और कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आ सकेगी। कुछ ही देर में पूरे ऑफिस को वानी के अस्पताल में एडमिट होने की बात पता चल गई। शीना ने सुमन और रजत को बात करते हुए सुना कि वो दोनों शाम को वानी से मिलने अस्पताल जाने वाले हैं। वो घबरा गई। कहीं वानी ने सुमन और रजत को उसके मंसूबों के बारे में बता दिया तो? तब तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। शीना अपने डेस्क के पास आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सुमन और रजत के पीछे
अस्पताल जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अस्पताल में संजय वेटिंग रूम में बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि बबलू के हॉस्पिटलाइज होने की बात वानी ने उससे क्यों नहीं बताई। उसी वक्त उसकी नजर सामने से आ रही मार्था आंटी पर पड़ी। वो उठकर मार्था आंटी के पास आया। मार्था ने उससे वानी की तबीयत के बारे में पूछा। संजय ने मार्था को वानी के बारे में बताया। उसने बताया कि वानी नीम बेहोशी की हालत में है। मार्था ने संजय को दिलासा दिया और हिम्मत रखने के लिए कहा। संजय और मार्था वानी के कमरे में आए। वानी के नीले पड़े हुए चेहरे को देखकर मार्था चौंकी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता के अक्स उभरे। कमरे के बाहर आकर मार्था ने संजय को कहा कि वानी पर किसी बुरी आत्मा या पिशाच का साया है। मार्था की यह बात सुनकर संजय को बहुत अजीब लगा। मार्था वानी के कमरे में फिर दाखिल हुई और बेड के पास बैठ गई। वानी ने उसे देखा लेकिन पहचाना नहीं। मार्था ने अपना हाथ वानी के हाथ पर रखा और मन ही मन कुछ पढ़ने लगी। बाहर खड़ा संजय मार्था को हैरत से देख रहा था। मंत्र जपते हुए मार्था ने अपनी आंखें बंद की और उसे वानी के साथ जो हुआ था वो साफ साफ नजर आने लगा। बाथरूम में वानी पर जो गुजरी, कैसे उसने पिशाच को देखा और वो कैसे बाथरूम के फ्लोर पर गिरी। इन सब के बीच अचानक मार्था को पातालिका की शक्ल नजर आई। आंखें बंद किए हुए धीमी आवाज में मार्था मंत्र पढ़ती जा रही थी। संजय डाउटफुल नजरों से ये सब देख रहा था। मार्था ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें नीली हो चुकी थी। अचानक वानी की आवाज आई, मार्था आंटी। मार्था ने जब वानी की तरफ देखा तो उसके चेहरे और बदन से नीला रंग गायब हो चुका था। हमराज स्टोरीज देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये एपिसोड खतरनाक शीना की पहली सीजन का आखिरी एपिसोड है। अगर आप खतरनाक शीना की दूसरी सीजन जल्द देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक्स, शुक्रिया। कमरे के बाहर खड़ा संजय चौंका और उसके चेहरे पर हैरत के अक्स उभरे। मार्था ने वानी को आराम करने के लिए कहा और कमरे से बाहर आई। कमरे के बाहर आते ही संजय ने हैरत से पूछा, आपने वानी को कैसे ठीक कर दिया? मार्था ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया, ये सब ईश्वर की कृपा है। मार्था ने संजय से कहा कि उसे वानी और अपने बच्चे को अब अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है। संजय ने कहा वो अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर वानी और बबलू को घर ले जाएगा। मार्था ने तीखे आवाज में कहा, नहीं संजय, तुम उन्हें घर नहीं ले जा सकते। संजय हैरत में पड़ गया। 1 महीने तक उस घर में तुम सब पर खतरा है। 1 महीना या तो तुम्हें किसी होटल में या किसी रिश्तेदार के घर रहना पड़ेगा। मार्था ने कठोर आवाज में कहा। कुछ देर पहले जो संजय ने देखा था, उसके बाद मार्था की बात न मानने की बात वो सोच भी नहीं सकता था। उसने मार्था से कहा कि वो 1 महीने के लिए किसी होटल में कमरा बुक कर लेगा। विनोद इस वक्त शमशान में था। उसने शंकु की चिता को आग दी। शंकु ही यह बता सकता था कि जिस औरत को उसने देखा था वो सचमुच उसकी मरी हुई बीवी मीना थी या नहीं। अब उसकी ये उम्मीद शंकु की चिता के साथ राख हो रही थी। डॉक्टर ने विनोद से कहा था कि क्रियाक्रम के बाद उसे लोकल पुलिस स्टेशन जाकर कुछ पेपर साइन करने पड़ेंगे। विनोद ने शमशान से सीधा
पुलिस स्टेशन जाने का इरादा किया। शाम के 4 बज रहे थे। अस्पताल में मार्था वानी के साथ बातें कर रही थी। वानी ने उसे बता दिया था कि कैसे उसने मदद करने की भावना से शीना को पातालिका का पता बताया था। यह बात सुनकर मार्था गुस्से में आई। उसने वानी से कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसी वक्त सुमन और रजत कमरे में दाखिल हुए। सुमन पर नजर पड़ते ही मार्था पहले तो बुरी तरह चौंकी, फिर उसने अपने आप को काबू में किया। वानी ने मार्था का इंट्रोडक्शन सुमन और रजत से करवाया। सुमन और रजत वानी से उसका हालचाल पूछ रहे थे और मार्था सुमन को एकटक देखती जा रही थी। मार्था ऐसा क्यों कर रही थी? अचानक सुमन की नजर मार्था से मिली। मार्था मुस्कुराई। सुमन को उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा अपनापन लगा। वो मार्था के चेहरे से नजर नहीं हटा पा रही थी। कमरे के बाहर खड़ी शीना ने राहत की सांस ली। वानी ने उसका राज फाश नहीं किया था। जब शीना ने रजत और सुमन को दरवाजे की तरफ आते सुना तो वो वहां से हट गई। कमरे से रजत और सुमन के जाने के बाद वानी ने मार्था को बताया कि ये वही सुमन और रजत है जिन पर शीना काला जादू करवा रही है। ये बात सुनकर मार्था के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभरी। उसी वक्त कमरे में संजय आया और उसने बताया कि उसने एक छोटी 3 स्टार होटल में 1 महीने के लिए एक स्वीट बुक कर लिया है। कल सुबह वानी और बबलू के साथ वो वहां शिफ्ट हो जाएगा। शाम हो चुकी थी। अपने घर में शीना सूरज को ढलता हुआ देख रही थी। जिस तरह ठंडी हवा उसकी जुल्फों को बिखेर रही थी, उसका मन भी बिखरा हुआ था। आज शनिवार था और उसे अपने खून का दूसरा प्याला देने के लिए रात को पातालिका के पास कब्रिस्तान जाना था। रजत को अपना बनाने का जुनून उसे सारी हदें पार करने के लिए मजबूर कर रहा था। रात के लगभग 8 बजे विनोद की टैक्सी लोकल पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी। टैक्सी से उतरकर वो पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा। वो पुलिस स्टेशन के अंदर आया और इंस्पेक्टर राठौड़ से मिला। राठौड़ ने उसे कुछ पेपर्स दिए और उन पर साइन करने के लिए कहा। फिर उसने विनोद को एक बक्सा दिया जिनमें शंकु की पर्स और पर्सनल चीजें थी। बक्सा लेकर विनोद पुलिस स्टेशन के दरवाजे की तरफ बढ़ा। रात के लगभग 12 बज रहे थे। शीना कब्रिस्तान में पातालिका के सामने बैठी थी। उसने अपना हाथ आगे किया और पातालिका को एक प्याला खून दिया। पातालिका ने उससे पूछा कि वो सुमन के घर कब जा रही है। शीना ने उसे बताया कि वो कल शाम सुमन के घर उसकी बर्थडे पार्टी में जाने वाली है। वो कल सुमन के घर नींबू रख देगी। पातालिका ने शीना को पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि कल रात 2 बजे से वो अपना काम शुरू कर देगी। वहां अपने होटल के कमरे में विनोद अपने कपड़े सूटकेस में पैक कर रहा था। शंकु के देहांत के बाद अब उसका शहर में रहना बेकार था। पता नहीं शंकु ने किस औरत को देखा था जो उसकी मरी हुई बीवी मीना की तरह दिखती थी। उसे जरूर गलतफहमी हुई होगी। कोई मरकर कैसे वापस आ सकता है? अचानक विनोद की नजर टेबल पर पड़े शंकु के सामान पर पड़ी जो उसे पुलिस इंस्पेक्टर ने दिया था। उस सामान में शंकु का टूटा हुआ मोबाइल फोन भी था। विनोद को याद आया कि शंकु ने जब उसे फोन किया था तो कहा था कि वो उस औरत की फोटो खींचकर उसे भेजेगा। अगर शंकु ने फोटो खींची होगी तो वो जरूर उसके टूटे हुए मोबाइल के मेमोरी कार्ड में होगी। विनोद ने शंकु के मोबाइल फोन से मेमोरी कार्ड निकालकर अपने फोन में लगाया। जब उसने मेमोरी कार्ड के फोल्डर पर क्लिक किया तो उसके होश उड़ गए। फोन स्क्रीन पर जिस औरत की तस्वीर दिखाई दे रही थी वो हूबहू मीना जैसी थी, सिर्फ कपड़े मॉडर्न थे। विनोद सख्ते में आ गया। उसने फैसला किया कि जब तक वो इस औरत को नहीं ढूंढ लेता वो इंदौर वापस नहीं जाएगा।
अपने घर में मार्था एक मोमबत्तियों के दायरे के बीच बैठी हुई थी। वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। वो आग की दुनिया से एक बहुत पुराने जिन हेकुबा को बुला रही थी। हेकुबा आग की दुनिया में रहता था। इस विशाल रहस्यमयी दुनिया में शक्तिशाली जिन रहते थे। आग से बनी इस दुनिया का अस्तित्व एक अलग डायमेंशन यानी कि एक अलग आयाम में था। हेकुबा की उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी। उसके कई रूप थे। अपनी इस लंबी जिंदगी में हेकुबा ने कई काली शक्तियों का सामना किया था और उन्हें मात दी थी। वो एक बहुत शक्तिशाली जिन था। आग के शोलों में लिपटा हुआ हेकुबा उसके सामने प्रकट हुआ। मैं जानता था तू मुझे बुलाएगी मार्था, और मैं ये भी जानता हूं कि तूने मुझे क्यों बुलाया है। हेकुबा की आवाज गूंजी। सुमन की जान को खतरा है हेकुबा। मार्था ने धीमी आवाज में कहा। जानता हूं, और इसकी वजह सिर्फ तू है मार्था। मैं? मार्था ने हैरत से पूछा। हाँ तू। 2 साल पहले तूने वानी को पातालिका के पास मदद मांगने के लिए भेजा था। एक बुराई को खत्म करने के लिए तूने दूसरी बुराई का सहारा लिया। बहुत बड़ा पाप किया है तूने मार्था। मार्था को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम सही कह रहे हो हेकुबा। मैं ईश्वर से अपनी इस गलती की माफी मांगूंगी। गलती का एहसास माफी के दरवाजे खोल देता है। पूछ, क्या पूछना चाहती है? क्या मैं सुमन को बता दूं कि वो कौन है? मार्था ने पूछा। नहीं, हेकुबा की आवाज गूंजी। अब वो वक्त नहीं आया है कि सुमन इस राज को जाने। तो फिर मैं क्या करूं? मार्था असमंजस में थी और हेकुबा उसे देख रहा था। क्या रिश्ता था मार्था का सुमन के साथ? सुमन की असलियत क्या थी? सुमन, रजत, वानी और विनोद, इन चारों की जिंदगियों से खेलने वाली सिर्फ एक औरत थी, खतरनाक शीना। इसी के साथ खतरनाक शीना का पहला सीजन समाप्त होता है।